तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीलियम एटम के बारे में। राइट, अभी तक हम लोगों ने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे और जो क्वांटम फिजिक्स के सेकंड यूनिट है उसमें मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं। मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट मींस मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एग्जांपल हम हीलियम एटम का ले सकते हैं। राइट, तो हीलियम एटम दैट इज अ मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एग्जांपल ऑफ मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो पहले हीलियम एटम को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। राइट, इसमें एक दो टर्म आना है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट और एक्सचेंज फोर्स। तो वो हमने बॉर्डर नहीं किया है इसके पहले, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया उसका लग जाना है। राइट, कितना भी टफ नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हीलियम एटम के बारे में। तो बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी नोन है ना, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ रखे हैं। हाइड्रोजन एटम के केस में उसी को रिजल्ट को यूज करके और यहाँ हमें इसके बारे में एनर्जी ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की डिस्कस करना है और किस तरह से फिजिक्स है उसको बात करना है। राइट, so as we know that in helium atom there are two electrons around the nucleus. जैसे हाइड्रोजन में हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। राइट, तो ये न्यूक्लियस इमेजिन कर लिए और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन से ऊपर में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। राइट, सो वन इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट n is equal to 1 and L is equal to 0 and ms is equal to -1/2। तो अब ये उस चीज को याद दिला रहा है। and other electron is in the state n is equal to 1, L is equal to 0 and ms is equal to +1/2। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ, अब ये बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन हम कह रहे थे कि दो इलेक्ट्रॉन है हीलियम के इनसाइड में ऑर्बिट में, यानी कि उनका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ रखे हैं। राइट, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टू इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम कैन नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर्स। यानी कि सेम क्वांटम नंबर यानी कि 4 क्वांटम नंबर्स है n l ms m l। तो उन सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। राइट, यानी कि उसमें डिफरेंस जरूर होना चाहिए, किसी ना किसी एक में डिफरेंस जरूर होना चाहिए। राइट, तो उस चीज को आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पर -1 स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है -1/2 और यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अलग दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है दैट इज +1/2। राइट, तो in other words, what we can say that there are two 1s electrons, right? यानी कि फर्स्ट शेल में और फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और जो सब शेल है s जो सब शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। राइट, बट उन दोनों इलेक्ट्रॉन का ऐसा नहीं है कि स्पिन सेम ही हो सकता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम ही हो सकता है, उनके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट होना पड़ेगा। राइट, अदरवाइज पाउल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि सेम, और अगर मान लीजिए कि हम फॉर्म्यूल्स की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट फिर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट वहां पर सेटिस्फाई नहीं हो सकता है अगर हमने सेम क्वांटम स्टेट्स में उसको प्लेस करके। ये सारी हमने हिस्ट्री पढ़ रखी है। राइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम एटम इज 1s2। ये बेसिक इवन आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं 1s2 2s2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ रखे हैं जैसे, और आई होप कि आपको अच्छे से आता है। और इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एस में आपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। राइट, और वो एस पी डी एफ डिफाइन करते हैं कि एल जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, या फिर कह सकते हैं कि आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, उसको डिफाइन करता है कि एस पी डी एफ कौन से कोरिलेट करता है। राइट, तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि L इज इक्वल टू 0 है और N इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 1 है। राइट, N इज इक्वल टू 1 यानी L की वैल्यू कितनी होगी N-1, यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, कौन से टर्म को रिप्रेजेंट करता है, कौन से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, सब शेल को,
यानी कि ये S को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0 1 2 3 ये जो वैल्यू है L की ये रिप्रेजेंट करता है SPEF को, है ना। यानी P रिप्रेजेंट करेगा 1 को, D रिप्रेजेंट करेगा 2 को और C रिप्रेजेंट करेगा 8 को, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। So if we neglect the electrostatic repulsion between the electrons, then the helium atom is equivalent to 2 hydrogen-like atom with Z is equal to 2. अब कभी कभार हमें लगता है ना कि हम फिजिक्स में या फिर कई सारे साइंस में हम अक्सर किसी टॉपिक को एज्यूम करने लगते हैं, किसी मतलब किसी चीज को ड्राइव करने के लिए हम एजम्पशन बहुत सारा करने लगते हैं, तो बहुत ही मतलब अपवर्ड सा लगता है कि हम ये ऐसा एज्यूम क्यों करने लगते हैं, है ना। तो देखो एज्यूम करने का मतलब नहीं है कि हमने मतलब तो ऐसे कोई उसको हम जो रियल फैक्ट है, जो रियल में पॉसिबल है उस चीज को हम कंसीडर उसमें नहीं कर रहे हैं। हम इनिशियली एज्यूम इसलिए कर लेते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है इजिली रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, और फिर जब सॉल्यूशन आ जाता है उसमें हम रियल कंडीशन को अप्लाई करके और उस प्रॉब्लम को फिर रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ये असम्पशन इसलिए हमने कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि ये जो मैथमेटिकल टास्क है वो हमारे लिए कम हो गया। हाँ, मैथमेटिक्स ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने क्या किया कि इस हमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि चार्ज पार्टिकल है, तो 2 चार्ज सेम चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, that is the electrostatic force, right? That may be attractive or repulsive, that depends upon the nature of the charge, right? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सिव होगा, तो यहाँ पर हम उसके नेचर को क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बट उसको कंसीडर करेंगे, उसको हमने लास्ट में रिजल्ट में ऐसा कंसीडर करेंगे कि अब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस, what will happen when 2 electrons in the helium atom will repel each other, right? इसको हम लास्ट में बॉदर करेंगे, बट इनिशियली यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर रखा है। तो नेग्लेक्ट कर दिया है यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे हो गया, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उस तरह से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, उसके एटम्स एटॉमिक नंबर है दैट इज द तो इससे हुआ क्या, therefore the energy of the helium atom is like hydrogen atom but with nuclear charge Ze instead of E, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो हमने हाइड्रोजन के केस में उसका जो एटॉमिक नंबर मान लिए थे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका चार्ज डबल हो जाएगा ना, न्यूक्लियर चार्ज डबल हो जाएगा, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर असम्पशन किए सो दैट कि हम उस कॉन्सेप्ट को जो प्रीवियस हमने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं उसको 2 इलेक्ट्रॉन में मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यूज करके और फिर हम अपने जो भी प्रॉब्लम है उससे एक्सप्लेन कर पाए, राइट। सो द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम having nuclear charge Za that is given by En is equal to -13.6 Zs square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रखते हैं, राइट। और ये आपको ध्यान होगा कि हाइड्रोजन के केस में हम यहाँ पर Z नहीं लेते क्योंकि Z की वैल्यू वहाँ पर हाइड्रोजन के केस में क्या था 1 था, हीलियम के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, राइट, इसलिए हम यहाँ पर Z इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन एनी स्टेट दैट इज गिवन बाय उसको हम कैलकुलेट E0 is equal to that is given by -13.6 Z square upon n square minus 13.6 Z square upon n square, where Z is equal to 2 and n1 and n2 are the principal quantum numbers for electron 1 and 2 respectively, right। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि n1 का भी वैल्यू हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन एनी स्टेट, राइट। तो इसको हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 कर दिए
जो कि आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 से समझ सकते हैं। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब हमने क्या दिया कि यहाँ पर जो हमने यूज कर रखी है ये जनरल फॉर्मुलेशन है, और ये फिर एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन एनी स्टेट के लिए है, क्योंकि हमने दो स्टेट्स में उसके दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर रखे थे। अगर हमने कह दिया कि दोनों इलेक्ट्रॉन उस सेम प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट्स में स्टे करता है, सेम क्वांटम स्टेट में नहीं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कह दिए, राइट। तब हम ये n की वैल्यू 1 रख दिए, यहाँ पर उसकी कहानी चेंज होगी। तो इस वाले केस में हम n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू दोनों वहां सब्स्टिट्यूट करें। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन द ग्राउंड स्टेट, n की वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? n की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट को, है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दैट इज -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हीलियम एटम के इनसाइड में जो दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो कितनी होगी? -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन विद नेग्लिजेंस ऑफ कूलॉम इंटरेक्शन है। अभी हमने इसमें कूलॉम इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर रखे हैं, तब ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। यानी कि जब कूलॉम इंटरेक्शन इसको कंसीडर कर लेंगे इसमें, तब एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतनी हम बातें नहीं कर सकते हैं, उसमें उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, राइट। सो इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी विल बी n1 की वैल्यू हमने क्या कर दी है 1, राइट, और n2 की वैल्यू 2। ये n2 की वैल्यू 2 यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट ही हो गया। n1 के बाद जो भी है, फर्स्ट के बाद सारे सब एक्साइटेड स्टेट होते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड यानी कि ये तो हमें मालूम है कि किसी सिस्टम में इनफाइनाइट स्टेट्स होते हैं, क्वांटम स्टेट्स होते हैं, राइट। लास्ट में जिसकी एनर्जी 0 हो जाती है उसको हम इनफाइनाइट या कंटिन्यूअम स्टेट्स कहते हैं, राइट। So therefore energy of helium atom in the first excited state, that is given by, यानी कि इस फॉर्मूलेशन में हमने क्या कर दिए, E1 is equal to -13.6 into यहाँ पर Z की वैल्यू क्या रखी है 2 रखती है, तो 4 हो गया। ये N1 की वैल्यू 1 रखती है और N2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ये N2 की वैल्यू 2 रखती है। तो जो एनर्जी है हीलियम एटम की सेकंड क्वांटम स्टेट्स में, प्रिंसिपल क्वांटम में एक्साइटेड स्टेट्स कह सकते हैं, दैट इज -68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें यहाँ पर नहीं वोल्ट वगैरह आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये अंडरस्टूड है, ये बेसिक सा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि इतना कोई टफ मैथमेटिक्स है इसमें, है ना। तो इतना कुछ हमें बात करने की जरूरत नहीं। सो द एनर्जी ऑफ the labels are calculated if there were no Coulomb's interaction between the electrons। ये जो हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट की है, तो इसको हम ग्राउंड जब नेक्स्ट रीजन में रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 मतलब वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसको इन बिटवीन अप्लाई करेगा। इसको हम 70 डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखते हैं। 70 ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर, मतलब जस्ट यहाँ पर 60-80 है विदाउट इंटरेक्शन। डायग्राम में जस्ट एक राउंड ऑफ नंबर ले रखते हैं, राइट, तो उससे कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट बोल दिया गया है कि देयर इज नो कूलॉम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, राइट। अब हमें उस चीज को बॉदर करना है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से अब एनर्जी जो कूलॉम्स इंटरेक्शन की वजह से उसका जो एनर्जी लेवल शिफ्ट होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, उसको बॉदर करने जा रहे हैं, राइट। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा और सुन कर लूँ। The energy of the levels changes in the presence of the Coulomb's interaction between the electrons। अब यहाँ पर हमने
ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप की बात करें तो एक आप समझ सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन से किसी सिस्टम में वहां पर रिपल्सन है तो उसका एनर्जी सेम नहीं हो सकता है। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन देयर एनर्जी लेवल्स ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम नहीं हो सकता है, राइट। विदाउट इंटरेक्शन हम बात कर सकते हैं, है ना, उसमें अगर रिपल्सन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन की तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां पर रिपल्सन ही होगा। तो रिपल्सन की वजह से कूलम्ब इंटरेक्शंस में चेंजेस होगा, यानी कि एक तरह का फोर्स वहां पर एक्ट होगा कि मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसके एनर्जी लेवल्स में चेंजेस होंगे। इसलिए द एनर्जी लेवल्स चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। Since the interaction energy is positive as both electrons repel each other, right? Interaction energy कैसा होगा? Positive होगा because both the electrons are negative charge and they will repel each other. So the levels are raised due to the presence of Coulomb interaction that we represented in next page. हम लोग इसको represent करेंगे। तो देखिए कि levels are raised due to the presence of Coulomb's interaction। अब आप यहाँ पर क्या समझ रहे होंगे कि हमने अगर उस कूलम्ब इंटरेक्शंस को अगर कंसीडर कर लिए, नो डाउट कंसीडर क्या करना है ना, तो क्या होगा जो हम लोगों ने विदाउट जो कैलकुलेट किया विदाउट कूलम्ब इंटरेक्शंस कैलकुलेट किए थे एनर्जी लेवल, यानी कि अब वो लोअर नहीं होगा, अपर लेवल पे होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड की तरफ उसकी एनर्जी लेवल राइज करेगा, राइट। सो द अपर लेवल is split up into two levels। जो अपर लेवल्स होंगे वो कूलम्ब इंटरेक्शंस की वजह से क्या करेंगे, दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान आ रहा कि हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में भी ऐसे स्प्लिटिंग के फॉर्म किए थे। ध्यान रखिएगा कि कूलम्ब इंटरेक्शंस में अपर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं दो एनर्जी लेवल्स में, right? So this is because the two electrons are more widely separated on the average when one has n is equal to 1 and L is equal to 0, that is 1s, and the other has n is equal to 2 and L is equal to 0, that is 2s. Then when one electron has n is equal to 1 and L is equal to 0, that is 1s, and the other electron has n is equal to 2 and L is equal to 1, that is 2p। अब ये बातें बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताई गई है, इसको आपको इमेजिनेशन करना है जस्ट एनर्जी लेवल्स डायग्राम में कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये जो सेपरेशन हुआ एनर्जी लेवल्स में वो क्यों हुआ, क्योंकि वो सेम क्वांटम स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। जो अपर लेवल एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हुआ एनर्जी लेवल्स में कूलम्ब इंटरेक्शंस की वजह से, वो इसलिए क्योंकि एक तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, जस्ट वो हम समझने के लिए इसको फर्स्ट सेकंड कह रहे हैं, उनका जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एज कंपेयर टू यहाँ पर जो एक फर्स्ट केस में बताया गया है n is equal to 1, L is equal to 0, यानी कि 1s में, एंड अदर इज n is equal to 2 and Ls is equal to 0। तो ये 2s को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये s और भी ये कह सकते हैं s सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी s सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वाले केसेस में क्या है कि ये तो s है, ये 1s है, और यहाँ पर क्या है, ये 2p है। ये यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स जो है यानी कि सब सेल है वो चेंज हो, तो इनके एनर्जी डिफरेंस पे यानी कि इनके सेपरेशन पे, इनके डिस्टेंसेस के बेसिस पे हम एनर्जी को इवन एक्सप्लेन कर सकते हैं। So as we also know that the energy is associated with the Coulomb's interaction between the electron is inversely proportional to their separation। अब पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन तो है ना। So the energy of the atom is raised less for 1s and 2s, क्योंकि डिस्टेंस से और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें 1s और 2s में क्या है, सेपरेशन ज्यादा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इसके लिए लेस हो जाएगा। बट इन केस ऑफ 1s and 2p स्टेट, इस केस से कंपैरिजन में इस केस में एनर्जी लेस है, राइट। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज फोर्स, अब यहाँ पर एक टर्म आ गया, न्यू टर्म है एक्सचेंज फोर्स, जो हम लोगों ने एक्सचेंज डिजेनरेसी पढ़े थे,
उसी टर्म से रिलेटेड है कि पार्टिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम बॉदर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, फर्मियंस को स्टडी कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर ऐसा सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और दैट पार्टिकल्स आर दैट हैव सेम नेचर, राइट। तो सेम नेचर की वजह से अब उसकी जो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली। क्लासिकली तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली इतनी इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे हम फिजिक्स लॉज को यूज करके उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए दो पैरामीटर, एक तो उसके वेव फंक्शन और दूसरा स्पिन के बेसिस पे हम उस पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं, एक तरह से कह सकते हैं हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं मैक्सिमम होने की उस पार्टिकुलर रीजन में। जो कि मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक तरह से लोकेशंस को बताता है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक n हो गया, एक l हो गया, एक ms हो गया, ये ml कह दीजिए, ये ml, ये ms लास्ट। तो ये इस तरह से समझिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हम मतलब मान लीजिए कि मेरा एड्रेस बताना हो, है ना, तो सबसे पहले कहेंगे ना कि इस अर्थ पे एक इंडिया है, तो ये इंडिया को कह दीजिए, है ना। फिर उसमें एक स्टेट आ गया, ये हो गया ना, लोकेशन बताना है तो फिर ये पंजाब आ गया, फिर पंजाब में फिर कहाँ पर, तो पंजाब में भी फिर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर वो बरनाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, राइट। फिर बरनाला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, फिर उसमें फिर वो स्पेसिफाई करते हैं कि पार्टिकुलर किसी न किसी कॉलेज में है, राइट। तो उस तरह से वो एक तरह से एक कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बता दिया कि उस रीजन में वो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम हो सकती है। एग्जैक्ट लोकेशन हम क्वांटम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है, वेव नेचर से बिहेव करता है ना। जो ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप ऑफ वेव में एग्जिस्ट करता है, उसमें मैक्सिमम जहां पर उसकी एम्पलीट्यूड होगी वहां पर हम कह सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पर इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो यहाँ पर मैं टू द पॉइंट एक्सचेंज फोर्स, ट्रिपलेट और सिमुलेट को नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट सेक्शन में इसको कवर करूँगा। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज फोर्स 1s 2s 1s and 2s and 1s and 2p states are further split into two levels। एक्सचेंज फोर्स का मतलब यही आप सिंपल कह सकते हो कि जो पार्टिकल का मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, मतलब पहले वन यहाँ था, पहले टू इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है। तो ये अब एक्सचेंज कर दिया अपने पोजीशन से, तो उसके फोर्स में क्या चेंजेस हुआ, राइट। सो उसकी वजह से एक्सचेंज फोर्स की वजह से जो एनर्जी लेवल्स था वो और भी दो पार्ट्स में स्प्लिट। So in the triplet states, the electrons tend to keep apart, and in the singlet state, they tend to come closer. Right? Keep together. Therefore, the Coulomb's interaction between the electrons is less effective in raising the energy of the atom in triplet states and more effective in the singlet state. तो यहाँ पर अब कंक्लूजन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट्स में जो कूलॉम इंटरेक्शन है या रेजिंग ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमने ओवरऑल ये यहाँ पर बॉर्डर किया कि कूलॉम इंटरेक्शन के वजह से एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग तो होगी, मतलब वो राइज कर जाएगा, बट ट्रिपलेट स्टेट्स में कम होगा और सिंगलेट स्टेट्स में क्या होगा, ज्यादा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बॉर्डर करूंगा। जो हम लोगों ने अभी आगे डिस्कस किए, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसके पार्टिकुलर सबसेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है और सिंगलेट ट्रिपलेट को, राइट। तो ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है, n1 = 1 n2 = 2, राइट, विदाउट कूलॉम इंटरेक्शंस। और ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया है, n1 = 1 और n2 = 2, राइट। ये अलग मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कर सकते हैं। सो इसमें फिर कूलॉम इंटरेक्शन जब अप्लाई करती है तो n1 = 1, L =
0 n2 इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 जब कूलम्ब इंटरेक्शन हुआ तो उस केसेस के लिए, राइट। यानी कि इस केसेस में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग वो स्पिन में एग्जिस्ट करेगा। तो इन ब्रीफ आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं ना कि जो मान लीजिए कि जो एस शब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि दोनों के स्पिन हम अपवर्ड नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक का स्पिन अप होगा तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा, राइट। उसी तरह से हम टी में 3 ब्लॉक्स बनाते हैं, बी में 5 और एफ में 7, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम उतना ही इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14 उस सारे सबसेल्स में एकोमोडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंगलेट को देख रहे हैं कि सिंगलेट स्टेट्स को हाई एनर्जी से रखा, ट्रिपलेट को नहीं, मतलब उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, सिंगलेट में केवल फर्क पड़ा है, राइट। तो इसके स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग ये सिंगलेट ट्रिपलेट को बॉल कर लेंगे और फिर इसको कंपाउंड करेंगे, ठीक है। तो यदि इसके अलावा सिंगलेट ट्रिपलेट के अलावा अगर इसके अलावा अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप